चलिए, क्या देख रहे थे हम लोग? क्या देख रहे थे? पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार, यही देख रहे थे हम लोग। ठीक है। चलिए, क्या क्या इसके कितने उपविभाग है, कितने उपविभाग में बांटा गया है? 5 उपविभाग में इसे बांटा गया है। ध्यान में रखना है कौन कौन से। पहला नाम क्या बताया था मैंने? चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी कौन से दिशा में स्थित है ये? कौन सी दिशा में स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में फैला हुआ है। ध्यान में रखिएगा, चांग बखार की जो पहाड़ी है, ठीक है, कितने जिलों में विस्तार है इसका? कितने जिलों में विस्तार है? 5 जिलों में इसका क्या है? विस्तार है। ध्यान में रखना है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी ऊंची चोटी कितना है? इसकी ऊंची चोटी कितना है? 1033 1033 मीटर है। ठीक है। अगर मैं चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की औसत ऊंचाई की बात करूंगा तो कितना है वो? औसत ऊंचाई 300 से 700। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है हसदो रामपुर बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? हसदो रामपुर बेसिन किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। किसके लिए जाना जाता है? कोयला के लिए जाना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में? सरगुजा बेसिन के बारे में पढ़ा था। सरगुजा बेसिन के बारे में हमने अध्ययन किया हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात किए थे किसके बारे में? इसके बाद आज आज का टॉपिक क्या था हमारा? रिहंद बेसिन। आज का टॉपिक क्या है? रिहंद बेसिन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। रिहंद बेसिन और एक हो जाएगा आपका क्या? कन्हार बेसिन। रिहंद बेसिन और कन्हार बेसिन, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या चीज? ये चांग बखार की है। अगर मैंने आपको लिखाया है कितना, है ना, ये अगर मैंने लिखा है आपको 760 से लेकर 915 मीटर, ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंची चोटी है। अगर आपने लिखा है 300 से कितना, 700 मीटर, तो ये पूरा किसकी औसत ऊंचाई है? पूर्वी बघेलखंड की औसत ऊंचाई है। ठीक है, पूरे पठार की एक औसत ऊंचाई निकला है और एक है आपका क्या? केवल चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का पर्टिकुलर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, हम लोग बात की थे सरगुजा बेसिन के बारे में बात कर रहे थे पिछली क्लास में। तो सरगुजा बेसिन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर में कौन सा पहाड़ है, दक्षिण में कौन सा पहाड़ है। ठीक है, ये सब चीजें बताया था मैं, बताया था ना। अगर मैं हम लोग बात करेंगे सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन कहाँ है? सबसे पहली बात करते हैं, सरगुजा बेसिन कहाँ मिलेगा आपको? इसका विस्तार कहाँ है? 2 जिला में है। एक है कहाँ? सूरजपुर में है। दूसरा कहाँ है? दूसरा कहाँ है? सरगुजा में है। याद रखिएगा, सूरजपुर और सरगुजा जिला में इसका क्या मिलेगा आपको? विस्तार मिलेगा। अगर मैं सरगुजा बेसिन की बात करता हूं तो इसके दक्षिण में क्या है? सरगुजा बेसिन के दक्षिण में क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। इसके उत्तर, है ना, इसके दक्षिण पश्चिम में क्या क्या बताया था मैं? क्या बताया था मैं? परता पहाड़। क्या बताया था? परता पहाड़। और कौन सा बताया था? डूला पहाड़। और कौन सा बताया था? टोंगलेवा की पहाड़ी। और कौन सा बताया था? टोंगलेवा की पहाड़ी। और सभी को कौन से राज्य में, कौन से जिला में बताना है? सरगुजा जिला में स्थित है, ये बताना है। उछुरी उदयपुर की अगर बात करेंगे तो इसका विस्तार हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके पश्चिम में कौन सा पहाड़ है? इसके पश्चिम में कौन सा पहाड़ है? रामगढ़ की पहाड़ी। इसी रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। यहाँ बहुत सारे क्या मिलते हैं? रामायण कालीन स्थल मिलते हैं। जोगी मारा, सीता बेंगरा, है ना, हाथी को किष्किंधा पर्वत, है ना, और रावण दरवाजा, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? रामगढ़ की पहाड़ी में ही मिलता है। ध्यान में रखिएगा। मैंने ये भी बताया था कि यही जो रामगढ़ की पहाड़ी है, यही जो रामगढ़ की पहाड़ी है, किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? मैकल श्रेणी का हिस्सा है। ध्यान में रखेंगे, किसका हिस्सा है? मैकल श्रेणी का हिस्सा है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप अध्ययन करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं, तो ये है हमारा क्या? रामगढ़ की पहाड़ी। ये है क्या हमारा? रामगढ़ की पहाड़ी। और यहाँ पे पूरा क्या है? यहाँ पे पूरा क्या है? पाट प्रदेश। यहाँ पे पूरा क्या है? पाट प्रदेश। और पाट प्रदेश किसका भाग है? किसका भाग है? छोटा नागपुर का भाग है। किसका भाग है? छोटा नागपुर का भाग है। ये किसका भाग है? ये किसका भाग है? रामगढ़ की पहाड़ी किसका भाग है? मैकल श्रेणी का हिस्सा है। मैकल श्रेणी का क्या है? हिस्सा है। अगर मैं आपको बोलूंगा महादेव, सॉरी, महानदी बेसिन, एक बात करता हूं, इसके नीचे में आपको क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? कौन सा भौतिक प्रदेश है? महानदी बेसिन या महानदी अपवाह तंत्र मिलेगा इसके दक्षिण में। इसके उत्तर में क्या मिलेगा? गंगा अपवाह तंत्र मिलेगा। तो अगर आपको पूछेगा है ना, गंगा अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र या गंगा बेसिन या फिर महानदी बेसिन को कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है? मैकल श्रेणी और छोटा नागपुर का पठार, यही है जो दोनों को क्या करता है? विभाजित करता है। क्लियर, ध्यान में रहेगा। तो याद रखना है, नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, है ना, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके, मैकल श्रेणी व छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार किसको अलग करता है? गंगा अपवाह तंत्र, गंगा व महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र को क्या करता है? अपवाह तंत्र को क्या करता है? ये विभाजित करता है। ध्यान में रखिएगा, क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखना। केवल छोटा नागपुर का पठार नहीं करेगा ना, केवल मैकल श्रेणी करेगा, दोनों मिलेगा तो पूरा एरिया क्या हो जाता है? बन जाता है ना। उत्तर की नदी उत्तर की तरफ चले जाती है और दक्षिण की नदी दक्षिण की तरफ चले जाती है। और कहां चले जाती है? वो महानदी में। उत्तर की नदी कहां मिल जाता है? गंगा अपवाह तंत्र में मिल जाता है। तो इस बात को भी जरूर ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि मैकल श्रेणी देखिए, क्योंकि अगर सरगुजा बेसिन पढ़ेंगे तो सरगुजा बेसिन के पूर्व में हम क्या पढ़ते हैं जी? क्या है पूर्व में? मैन पार्ट है। सरगुजा बेसिन के पूर्व में क्या है? मैन पार्ट है। मैन पार्ट से पहले क्या मिल रहा है आपको? रामगढ़ की पहाड़ी। और मैन पार्ट किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर का हिस्सा है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था इसके उत्तर में, सरगुजा बेसिन के उत्तर में कौन सा पहाड़ी है? चिरवेन की पहाड़ी बताया था, चिरवेन व हराई, चिरवेन व हराई की पहाड़ी के हमने बात किया था। तो याद रखिएगा, चिरवेन व हराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सरगुजा में स्थित है। अगर जिला का नाम पूछेगा तो, अगर सरगुजा बेसिन से रेफरेंस पूछेगा तो कौन से दिशा में है? उत्तर में स्थित है आपका चिरवेन व हराई की पहाड़ी। यहां तक बात कर लिए थे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप जरूर अपने नोट्स में कंसिडर करके चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक तो हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। अगला टॉपिक है हमारा क्या? अगला है रिहंद बेसिन। अगला है क्या? रिहंद बेसिन। चलिए पढ़ते रिहंद बेसिन के बारे में। सबसे पहली बात, रिहंद बेसिन की अगर बात करेंगे तो इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार अगर आपको पूछेंगे तो कहाँ मिलेगा? सूरजपुर में है। इसका विस्तार कहाँ है? सूरजपुर व क्या बताना है आपको? बलरामपुर। याद रखिएगा, सूरजपुर व बलरामपुर जिला में इसका क्या है? विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, अगर बलरामपुर में बात करेंगे तो केवल एक ही तहसील है जिसका नाम है क्या? वाड्राफ नगर। जिसका नाम है क्या? वाड्राफ नगर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और सूरजपुर में प्रतापपुर, सूरजपुर तहसील में इसका क्या है? विस्तार है। तो तहसील उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, है ना। प्रतापपुर सूरजपुर में इसका विस्तार मिलेगा। प्रतापपुर सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर। ठीक है, चलिए, ये बेसिन का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? बेसिन का निर्माण, है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है रिहंद नदी, रिहंद व सहायक नदी के द्वारा क्या किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है। सहायक नदी द्वारा इस भौतिक संरचना का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा, रिहंद व कौन सी इसकी सहायक नदी? बता सकते हैं सहायक नदी के नाम? सहायक नदी आप लोग तो पढ़ चुके हैं क्या? क्या क्या है इसकी सहायक नदी? मोरनी सुने हैं, गोबरी, मोरनी, गोबरी, महान, महान, घुनघुट्टा, ये सब इनके क्या है ना, घुनघुट्टा। ठीक है, तो याद रखना, मोरनी, गोबरी, महान, घुनघुट्टा, चोरनोई नहीं है भाई, चोरनोई आपका हसदो का है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मोरनी, गोबरी, महान, घुनघुट्टा, ये सब इसके क्या है? सहायक नदी है। और इन्हीं के द्वारा ये क्या बनाता है? रिहंद बेसिन का निर्माण करता है। रिहंद बेसिन की अगर दिशा की बात करेंगे, स्थित कहाँ है? अगर इसकी स्थिति की हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो लिखेंगे राज्य के, छत्तीसगढ़ के कहाँ है? उत्तरी सीमांत में स्थित है। उत्तरी सीमांत क्षेत्र में क्या है? सीमांत क्षेत्र में इसका विस्तार देखा गया। तो याद रखना है, दिशा की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जी? रिहंद बेसिन का विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ना।
अब मैं बात करूंगा जो एग्जाम में पूछा था, इसको एक और नाम से जाना जाता है, अन्य नाम। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम बोलते हैं इसी को? सिंगरौली बेसिन। इसी को और क्या बोला जाता है? सिंगरौली बेसिन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में यही पूछा गया था कि सिंगरौली बेसिन निम्न में से किस बेसिन को कहा जाता है? तो याद रखना है, रिहंद बेसिन को ही क्या बोला जाता है? सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको रिहंद बेसिन के बारे में इतनी सारी चीजें आपको जानकारी में रखनी होगी। ठीक है, हमने बात कर लिया विस्तार, स्थिति, है ना, निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, और हमने बात किया इसे और किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगर रिहंद बेसिन का बात करेंगे तो रिहंद नदी इसके द्वारा क्या करता है? निर्माण करता है। तो आप यहाँ पे चाहे तो एक और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, रिहंद नदी। रिहंद नदी के बारे में क्या कर सकते हैं? जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। रिहंद नदी उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है रिहंद नदी का? कहाँ से होता है? मतीरिंगा की पहाड़ी से। कहां से होता है? मतीरिंगा की पहाड़ी। और मतीरिंगा की पहाड़ी कहाँ है? मतीरिंगा की पहाड़ी को कहां बताना है आपको? सरगुजा में स्थित है ये। तो याद रखना है, मतीरिंगा की पहाड़ी कहां स्थित है? सरगुजा में स्थित है। यहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है ना? ध्यान में रखेंगे। किसकी सहायक नदी है ये? किसकी सहायक नदी है? सहायक, है ना? तो याद रखिएगा, किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सोन नदी पुरुष नदी है कि स्त्री नदी है? पुरुष नदी है एक, सोनभद्र, है ना? मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा ना नदी, तो इनके प्रेम गाथा के बारे में भी बताऊंगा। आपके एग्जाम में पूछा गया था, ऐसा कौन सा नदी है जिसे, है ना, ब्रह्मा के आंसू बताए गए हैं? ब्रह्मा के दोनों दोनों आंखों के आंसू बताए गए हैं। ठीक है, तो सोन नदी को बताया गया सोनभद्र नाम से, और उनकी एक प्रेमिका थी नर्मदा। ठीक है, तो ये प्रेम प्रसंग भी जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तो इस प्रेम प्रसंग के बारे में भी बात करेंगे। दोनों में क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है, और वियोग होता है तो आंखों से क्या बहने लगते हैं? आंसू। किसी का भाई वियोग होना अच्छी बात थोड़ी ना है। ठीक है, तो वो चीजें भी आपको हम लोग जानकारी में देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको एक चीज और पता होना चाहिए, रिहंद नदी में क्या लिखा गया है भाई? ये लिखेंगे इसको सोन नदी, है ना? किसकी सहायक नदी है ये? सोन की सहायक नदी है। इसी रिहंद नदी में उत्तर प्रदेश में एक क्या है? परियोजना है। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत। तो नोट कर सकते हैं इसी में। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप जानकारी इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा ही आपको एग्जाम में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो इसी में लिख सकते हैं, है ना, इसमें इस नदी पर गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ध्यान में, गोविंद वल्लभ पंत बांध है, बांध लिखो या सागर लिखो, गोविंद वल्लभ पंत सागर या बांध है, जो कि कहां स्थित है? यूपी में स्थित है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा रिहंद नदी का प्रवाह बताएंगे, तो प्रवाह किस दिशा में है? प्रवाह किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूंगा, तो लंबाई कितना है इसका? इसकी लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर है। तो धीरे धीरे आप लोगों को हर जानकारी इकट्ठा करना है। तो मैंने बात किया यहाँ रिहंद नदी के बारे में। रिहंद नदी का उद्गम कहाँ है? मतीरिंगा की पहाड़ी में। मतीरिंगा कहाँ है? सरगुजा में है ना? मतीरिंगा कहाँ है? सरगुजा में है। किसकी सहायक नदी है रिहंद? सोन की सहायक नदी है। सोन कैसा नदी है? सोन कैसा नदी है? पुरुष नदी है। सोन कैसा नदी है? पुरुष नदी है, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग होता है, और नदी का नाम अगर स्त्रीलिंग है तो सोन नदी भी क्या होना चाहिए था? स्त्रीलिंग होना चाहिए था। परंतु सोन नदी को क्या बताया गया है? पुरुष लिंग बताया गया है, पुल्लिंग बताया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस नदी पर कौन सा सागर है? कौन सा बांध है? गोविंद वल्लभ पंत बांध है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसका प्रवाह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इतनी बातें आपको रिहंद नदी के बारे में बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, रिहंद नदी का प्राचीन नाम क्या है जी? हाँ, रिहंद नदी का प्राचीन नाम बता दो। रेंड नदी का नाम सुने हो ना? रेंड नदी या रिहंद नदी, तो नोट भी कर लेना। इसका प्राचीन नाम है, रिहंद नदी का प्राचीन नाम है रेंड नदी। ठीक है, रेंड नदी। चलिए, तो इतनी सारी जानकारी आपको इसके बारे में रखना है, रिहंद बेसिन के बारे में। अब यही अगर मेंस में 4 नंबर में आए ना, रिहंद बेसिन को विस्तार की, रिहंद बेसिन के बारे में विवरण दीजिए, 4 के 8 नंबर में लिख लेंगे आप लोग इतने को। ठीक है, तो टॉपिक को आप इतना कंटेंट रखिए इस टॉपिक के बारे में कि इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, रिहंद बेसिन के बाद कौन सा बेसिन पढ़ना था हमें? कन्हार बेसिन।
कौन सा बेसिन पढ़ना था? कन्हार बेसिन पढ़ना था। ध्यान में रखिएगा, कन्हार बेसिन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कन्हार बेसिन का क्या विस्तार। कन्हार बेसिन का क्या विस्तार, कहां विस्तार है ये? बलरामपुर में। इसका विस्तार केवल कहां मिलेगा? बलरामपुर में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बलरामपुर के रामानुजगंज और वड्राफ नगर तहसील में इसका क्या मिलेगा? आपका विस्तार मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? कन्हार बेसिन। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं कन्हार बेसिन की। अगर मैं बात करूंगा तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बलरामपुर। ठीक है, निर्माण कन्हार बेसिन का निर्माण कौन करता है? कन्हार व सहायक नदी। कौन करता है? कन्हार व सहायक नदी के द्वारा इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कन्हार व सहायक नदी। एक आध सहायक नदी का नाम जानते हो? हाँ, एक आध सहायक नदी का नाम जानते हो? पेंगन व गलफुला। पेंगन व गलफुला इसकी क्या है? सहायक नदी है। तो याद रख लीजिएगा, कम से कम एक दो सहायक नदी के नाम भी जरूर याद रखिएगा। पेंगन व गलफुला क्या है? इसकी सहायक नदी है। किसकी? कन्हार नदी की। अगर मैं आपको पूछूं कन्हार नदी का पेंगन, पेंगन, पेंगन व गलफुला, ठीक है, कन्हार नदी की अगर मैं उद्गम की बात करता हूं तो इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम कहां से होता है जी? खुड़िया पठार। ध्यान में रखिएगा, कौन सा पठार? खुड़िया पठार। खुड़िया पठार में एक जगह है जिसका नाम है गीधा धोधी। ध्यान में रखिएगा, जिसका नाम है क्या? गीधा धोधी। ठीक है, इसी जगह पर क्या है? एक चोटी है और उस चोटी का नाम क्या है? बखोना चोटी। उस चोटी का नाम क्या है? बखोना चोटी है। तो याद रखिएगा, जो खुड़िया पठार है वो कहां है? खुड़िया पठार कहां है? जसपुर में है। कहां है? जसपुर में है ना। और इसी पठार में एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है गीधा धोधी, और उसी गीधा धोधी में इसकी क्या है? एक चोटी है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? बखोना चोटी। और इसी बखोना चोटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कन्हार नदी का उद्गम होता है ना। प्रवाह क्षेत्र क्या है? प्रवाह क्षेत्र इसका क्या देखेंगे हम लोग? तो इसका प्रवाह क्षेत्र दो जिला में है, एक है क्या? जसपुर, व दूसरा क्या है? बलरामपुर। जसपुर व बलरामपुर में है इसका प्रवाह क्षेत्र। अगर मैं बात करूंगा कौन सी दिशा में प्रवाह होता है ये, तो उत्तर दिशा में प्रवाह होता है। इसका प्रवाह की दिशा क्या है? उत्तर दिशा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है बता सकते हैं? ठीक है, कन्हार नदी की लंबाई कितनी है? 115 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना है कन्हार नदी का उद्गम कहां से होता है? गीधा धोधी में बखोना चोटी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र क्या है? जसपुर व बलरामपुर। कौन से दिशा में प्रवाहित होता है? उत्तर दिशा में। और इसकी लंबाई कितना है? 115 किलोमीटर है। और ये जो खोड़िया पठार है ना, ये जसपुर जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में। इसीलिए कन्हार बेसिन का दिशा आपको क्या बताना है? ये उत्तर पूर्व बताना है। इसीलिए इसका दिशा क्या बताना है? उत्तर पूर्व बताना है। और यही एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो दिशा भी मायने रख रहा है भाई। पूछा गया था कन्हार बेसिन छत्तीसगढ़ की कौन से दिशा में स्थित है, तो आपका आंसर क्या आएगा? उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका उद्गम कहां से है? कहां से है? जसपुर से। और जसपुर को कहां लेते हैं हम लोग? उत्तर पूर्व क्षेत्र में लेते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो कन्हार बेसिन के बारे में आंसर कर लेंगे इतना। ठीक है, तो इतना पर्याप्त जानकारी है हमारे कन्हार बेसिन के बारे में। ठीक है, चलिए कुछ उच्चावच की हम लोग अगर बात करेंगे जिले वाइज। ठीक है, कुछ उच्चावच की हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। जिले वाइज आपको उच्चावच की जानकारी भी रखनी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। उच्चावच मतलब पहाड़। उच्चावच मतलब किसकी बात कर रहे हैं? पहाड़ की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एचडी में बना देता हूं भाई थोड़ा। ठीक है, एचडी में बना देता हूं। ये हमारा कौन सा जिला है? ठीक है, ये है हमारा कौन सा जिला? ठीक है, ये हमारा क्या, थोड़ा ये बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, इतना चलता है। ठीक है, ये कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? एमसीबी जिला है। ये कौन सा जिला है? कोरिया जिला है। ये कौन सा जिला है? कोरिया जिला है। ये कौन सा जिला है? सूरजपुर जिला है। ये कौन सा जिला है? बलरामपुर है। ये कौन सा जिला है? बलरामपुर जिला है। ये कौन सा जिला है? सरगुजा जिला है ना। और ये कौन सा जिला है? जसपुर है।
ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, चलिए बात करते हैं कौन कौन सी जिला में क्या क्या स्थित है। अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पास क्या है, भरतपुर की पहाड़ी है। क्या है, भरतपुर की पहाड़ी है, भरतपुर पहाड़ी। और यहीं पास क्या मिलेगा आपको, एक और पहाड़ी मिलेगा, क्या, भरतपुर, और क्या मिलेगा, मांझ टोली। और कौन सा पहाड़ी मिलेगा, मांझ टोली की पहाड़ी मिलेगा। इसी मांझ टोली से कौन सा नदी का उद्गम होता है, बनास नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। अगर मैं बात करूंगा भरतपुर, तो भरतपुर में कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया गया है, तो याद रखिएगा भरतपुर में मिलता है आपका क्या, पट पर कछार मिट्टी। क्या मिलता है आपको, पट पर कछार मिट्टी का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पट पर कछार भूमि का विस्तार पाया जाता है। तो पट पर कछार समझते हो, कछार समझते हो, किसको बोलते कछार, कछार, काप जानते हो, काप या जड़ोड़, जलोढ़ मृदा या काप या उसी को बोलते हैं कछार। तो याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, इसी को क्या बोलते हैं, काप मृदा भी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कछार मृदा भी कहते हैं। याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा, काप मृदा या कछार मृदा। अगर इसको देखेंगे तो इसका विस्तार कहां मिलेगा, नदी तट पर। कहां मिलेगा, नदी तट पर। अब नदी तट में दो तट होती है, एक तो निचला तट होता है और एक ऊपरी तट होता है। अगर मैं बात करूंगा, जैसे ये मैंने नदी बना लिया, तो ये नदी से लगा हुआ तट क्या कहलाता है, निचला तट कहलाता है, जो नदी से लगा हुआ है। और पर जब इसके घाटी में जाएंगे तो ये घाटी वाला क्षेत्र, नदी घाटी है, तो नदी घाटी क्या कहलाता है, ऊपरी तट कहलाता है। तो याद रखिएगा, नदी तट में क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको क्या, निचली तट, एक क्या मिलेगा, निचली तट, और एक आपको मिलेगा क्या, घाटी तट। एक क्या मिलेगा, घाटी क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र, मतलब ये ऊपरी तट है और ये निचली तट है। अगर निचली तट की हम लोग बात करेंगे तो निचली तट में क्या पाया जाता है, पाल कछार भूमि का विस्तार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पाल कछार भूमि का विस्तार पाया जाता है, जो बारीक बारीक क्या रेत के कणों से क्या होता है, उसका निर्माण होता है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, वो उपजाऊ भी होता है। ठीक है। जबकि घाटी क्षेत्र या ऊपरी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, पट पर कछार। इसमें क्या मिलेगा, पट पर कछार। मतलब कहने का मतलब है, कछार कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। एक है का नाम क्या है, पाल कछार भूमि, और दूसरे का नाम क्या है, पट पर कछार भूमि। पाल कछार भूमि कहां मिलेगा, नदी के निचले तट में मिलेगा, है ना। पट पर कछार भूमि कहां मिलेगा, नदी के ऊपरी तट या फिर घाटी क्षेत्र में इसका क्या होगा, विस्तार होगा। तो भरतपुर कैसा क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र है मतलब एक नदी बह रही है, यहां से हमने पढ़ा अभी कौन सी नदी जा रही है, बनास नदी जा रही है, और बनास नदी में, बनास नदी के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, घाटी बनाया जा रहा है, और उसी घाटी में कौन सी भूमि पाई जा रही है, कछार भूमि पाई जा रही है। और कछार का कौन सा टाइप, पट पर कछार, कौन सा, पट पर कछार। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है ना। और ये सब का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इतनी बात ही बता सकते हैं, बता देंगे ना। चलिए, अब और क्या क्या मिला है यहाँ पे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था यहीं पे एक पहाड़ है ना, यहीं पे एक पहाड़ है जिसको क्या बोलते हैं, धोबे ताल। कौन सा पहाड़ है, धोबे ताल पहाड़ है। एक और पहाड़ की बात किया था जिसको मैंने क्या बताया था, उमारता, जिसको क्या बोला था, उमरता की पहाड़ी है। धोबेताल की पहाड़ी और उमरता की पहाड़ी। इसके अलावा यहाँ मिलेगा आपको क्या, चिरमिरी की पहाड़ी। और चिरमिरी की पहाड़ी किस लिए जाना जाता है, चिरमिरी की पहाड़ी किस लिए जाना जाता है, कोयला के लिए। ध्यान में रखिएगा, कोयला का यहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या है, भंडारण है। तो याद रखना है, हमने एमसीबी जिला में क्या क्या पढ़ा, मांझ टोली, भरतपुर। भरतपुर किस लिए जाना जाता है कि यहाँ पर क्या है, पट पर कछार मिट्टी है। अगली चोटी का नाम धोबेताल, धोबेताल है ये, धोबेताल, उमरता और चिरमिरी की पहाड़ी। ध्यान में रहेगा। चलिए, कोरिया में हमने क्या पढ़ा था, कोरिया में चांग भकार की जो क्षेत्र है उसमें क्या पाया गया है, सोनहट की पहाड़ी, है ना, सोनहट की पहाड़ी। और सोनहट की पहाड़ी किस लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, अर्ध कोकिंग कोयला। ध्यान में रखिएगा, यहाँ क्या मिलता है, अर्ध कोकिंग कोयला मिलता है, यहाँ इसका भंडारण पाया गया है। ध्यान में रखिएगा। तो सोनहट की पहाड़ी किस लिए जाना जाता है, अर्ध कोकिंग कोयला के भंडारण के लिए ये जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, कैमूर पर्वत कहाँ मिलेगा आपको, कैमूर पर्वत कहाँ मिलेगा, इसी सोनहट क्षेत्र में मिलेगा। इसी सोनहट क्षेत्र में क्या है, कैमूर पर्वत है। और इसी कैमूर पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है,
हसदो नदी का। ध्यान में रखिएगा, इसी कैमूर पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है? हसदो नदी का उद्गम होता है, हसदो नदी। और ये पर्वत किसका भाग है? किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का क्या है? भाग है, विंध्याचल पर्वत का भाग है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रख सकते हैं। तो दो पहाड़ी याद रखिएगा। अगर ऊंची चोटी बोलेगा तो वो भी कहाँ है? वो भी कहाँ है? कोरिया में है। ऊंची चोटी बोलेगा तो कहाँ बताना है? कोरिया में बताना है। देवगढ़, और देवगढ़ को मैंने क्या बताया? सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? वर्षा बता देगी, है ना? क्यों वर्षा? चलिए ठीक, आगे चलते हैं। क्या? सूरजपुर। सूरजपुर में कौन सी पहाड़ी है? सूरजपुर में कौन सी पहाड़ी है? सीता लेखनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सीता लेखनी की पहाड़ी है, याद रखिएगा। सूरजपुर में कौन सी पहाड़ी है? सीता लेखनी की पहाड़ी है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कहाँ? सरगुजा। अगला चलते हैं। कहाँ? सरगुजा। सरगुजा में क्या क्या पढ़े हैं? चलिए बताइए। चिरवेन की पहाड़ी, किस क्या पढ़े हम लोग? चिरवेन, हराई, हराई, और क्या पढ़े हैं? रामगढ़, और क्या पढ़े हैं? रामगढ़। इसके अलावा क्या पढ़े हैं? टोंगलेवा, टोंगलेवा, परता, डूमा। ठीक है, परता और डूमा की पहाड़ी, ये सब कहाँ पढ़े हम लोग? यही सरगुजा में पढ़े हैं। ठीक है, तो याद रखना है, इसी सरगुजा जिला में क्या क्या मिलेगा आपको? टोंगलेवा, परता, डूमा, चिरवेन, हराई आदि पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? तो ये सरगुजा जिला में है। तो जिले के नाम से भी आता है प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं किसकी? बलरामपुर की। बात करते हैं किसकी? बलरामपुर की। बलरामपुर में यहां मिलेगा क्या? बूढ़ा पहाड़। क्या मिलता है? बूढ़ा पहाड़ मिलता है, ध्यान में रखिएगा। यहां पे मिलता है क्या? एक और पहाड़, चिराई पहाड़। एक और मिलता है क्या? एक मिलेगा यहां पे चैता पहाड़। क्या मिलेगा? चैता पहाड़। ये चैता पहाड़ की खासियत क्या है? इसी चैता पहाड़ में क्या लिखा है? एक अभिलेखी अंकन मिलता है, जिसका नाम क्या है? ओम नमो विश्वकर्माए। ठीक है, तो याद रखेगा, इसी चैता पहाड़ में क्या है? अभिलेखीय अंकन है। क्या है? अभिलेखीय, छोटा कर दूं? चलिए, याद रखेगा, अभिलेखीय क्या मिलेगा? अंकन मिलता है। और अभिलेखीय अंकन में क्या लिखा है? तो याद रखना है, ओम नमो विश्वकर्माए। क्या लिखा है? ओम नमो विश्वकर्माए। तो याद रखना है, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें अभिलेखीय अंकन मिलता है? कौन सा पहाड़ है? चैता पहाड़ है। चैता पहाड़ कहाँ स्थित है? बलरामपुर में। बूढ़ा पहाड़ कहाँ है? बलरामपुर में। यहां पास एक और पहाड़ की बात करेंगे। एक और पहाड़ क्या है? जमुरा पाट। एक और क्या है? जमुरा पाट। जमुरा पाट की खासियत क्या है? क्या खासियत है? इसके बीचों बीच एक नदी बहती है। जैसे समझिएगा, ये है हमारा क्या? जमुरा पहाड़। यहां से क्या बहती है? एक नदी बहती है। कौन सी नदी है? एक ही तो नदी पढ़े हैं जी। यहाँ कौन सी नदी? कन्हार नदी। इसका मतलब अगर आपको प्रश्न पूछेगा, है ना, इसका मतलब प्रश्न पूछेगा, कन्हार नदी किस पहाड़ को काटते हुए उत्तर की ओर बहती है, तो कौन सा पहाड़ हो जाएगा? कौन सा पहाड़ हो जाएगा? जमुरा पाट। याद रखना है ना? बोलते हैं ना, ए जमुरे चल डांस कर, है ना, बोलते हैं ना, चल जमुरे डांस दिखा। तो याद रखना है, नदी यहाँ डांस करते हुए इधर से निकल जाती है। क्लियर? ध्यान में रहेगा। तो याद रखना है, कौन कौन सा बता दिया मैंने? चैता पहाड़, बूढ़ा पहाड़ और जमुरा पाट। एक और पहाड़ यहीं पास मिलेगा आपका, है ना, पीपलिन। कौन सा पहाड़ मिलेगा? पीपलिन की पहाड़ी मिलेगा, पीपलिन पहाड़ी। तो याद रखेगा, ये सब पहाड़ी का आपको क्या करना है? नाम याद रखना है। क्लियर? तो है ना, बलरामपुर में हमने क्या देखा? कितने पहाड़ देखे? 4 पहाड़। पहला हमने क्या देखा? बूढ़ा पहाड़। पहला क्या देखा? दूसरा क्या देखा? तीसरा क्या देखा? चौथा क्या देखा? है ना, कन्हार नदी किस किस पहाड़ को काटते हुए बहती है? जमुरा पहाड़ को। अभिलेखी अंकन कहाँ मिलता है? चैता पहाड़ में। क्या नाम है अभिलेखी अंकन का? क्या लिखा है? ओम नमो विश्वकर्माय नमः। कर लेंगे इतना? चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये छोटे छोटे क्या है? संरचनाएं हैं। देखिए, नो डाउट मैं अलग से आपको मैप में पूरा बताऊंगा, क्या कौन कौन से पर्वत पहाड़ है ये अलग से बताऊंगा। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। कौन कौन सी घाटी है छत्तीसगढ़ में ये भी बताऊंगा। कौन कौन से गुफाएं हैं छत्तीसगढ़ में ये भी बताऊंगा मैं। इसका अलग से ही हम लोग एक पूरा मैप में क्या करेंगे? क्लास करेंगे। ठीक है, पर यहाँ एक बार इसलिए और बता दे रहा हूं ताकि आपको नाम क्या हो जाए? याद हो जाए। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा ये टॉपिक यहीं क्या हो जाता है? समाप्त। ठीक है, कर लेंगे इतना? अरे याद कर लेंगे, योद्धा हो, पता है आप लोग, अपने आप को कम बस मत सोचना।
है नहीं, योद्धा है, बस तलवार नहीं, तो पूरा मैदान जीत देंगे क्यों। ठीक, तो हमारा हथियार क्या है, पेन। हमारा हथियार क्या है, पेन। और पेन तलवार से ज्यादा क्या होता है, ताकतवर होता है भैया, याद रखना। तो पेन की ताकत को समझना है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आगे भौतिक प्रदेश का नाम क्या है, अगला भौतिक प्रदेश का नाम क्या है, पाठ प्रदेश। ये है हमारा क्या, दूसरा भौतिक प्रदेश, पाठ प्रदेश। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, पाठ प्रदेश के बारे में। ठीक है, पाठ प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखिएगा ये क्या है, एकाकी पठार है। ये क्या है, एकाकी पठार में इसका क्या है, इसकी संरचना कैसी है, तो इसकी संरचना है एकाकी पठार नुमा संरचना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, पाठ किसको बोलते हैं, जैसे ये है, आप भौतिक संरचना को समझिएगा। पहले ये है आपका क्या, समुद्र। ये है आपका क्या, समुद्र। ठीक है, इसी समुद्र से थोड़ा उठा हुआ भाग मिलेगा जो समतल होगा। उठा हुआ भाग मिलेगा जो समतल होगा, वो क्या कहलाएगा, मैदान। थोड़ा सा और उठा मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, समतल मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, पठार। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाते हैं तो ये इस प्रकार से जो संरचना रहती है, ये क्या है, पठार पठार पठार। पठार पठार क्या बनेगा, सीढ़ी नुमा पठार। मतलब क्या कहलाते हैं इसी को, एकाकी पठार। क्या बोलते हैं, एकाकी पठार। और इसी को क्या बोलते हैं, पाठ प्रदेश। इसी को क्या बोला जाता है, पाठ प्रदेश। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जी, पहाड़ मिलेगा। तो पाठ प्रदेश किसको बोला जाता है, जो सीढ़ी नुमा संरचना होती, पठार पे पठार, पठार पे पठार होता है, उसी को क्या बोला गया है, एकाकी पठार। तो याद रखिएगा पाठ प्रदेश की संरचना कैसी है, तो पाठ प्रदेश एकाकी पठार में स्थित है ना, एकाकी पठार में निर्मित ये पाठ प्रदेश है। दूसरा याद रखेंगे, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जल्दी बताएंगे, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 6208 वर्ग किलोमीटर, इतने क्षेत्र में फैला हुआ है ना। याद रखेंगे कितना प्रतिशत है, 4.59% क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 4.59 क्षेत्र है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके भौतिक उपविभाग की, भौतिक उपविभाग, ठीक है, भौतिक उपविभाग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे कितने भौतिक उपविभाग में बांटा गया है, 3। ध्यान में रखिएगा कितने भौतिक उपविभाग में बांटा गया है, 3 भौतिक उपविभाग में बांटा गया है। एक को बोला गया है क्या, निचली पाठ। एक क्या होता है, निचली पाठ। एक क्या होता है ना, ऊंची पाठ। एक होता है क्या, ऊंची पाठ, या ऊंची क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, निचली पाठ, ऊंची पाठ। ठीक है, और एक है आपका क्या, मैन पाठ। एक है आपका क्या, मैन पाठ। तो याद रखेगा पूरे पाठ प्रदेश को 3 भौतिक उपविभाग में क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। निचली पाठ मतलब कौन सा पाठ प्रदेश है, ये जसपुर पाठ। ये किसकी बात कर रहे हैं, जसपुर पाठ। तो याद रखेगा जसपुर पाठ को किस नाम से जाना जाता है, इसी को निचली पाठ कहा जाता है, या निचली घाट कहा जाता है, या निचली भूमि कहा जाता है, या नीच क्षेत्र कहा जाता है। नीच बोलो या निचली बोलो, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऊंची पाठ, ऊंची क्षेत्र, ऊंची घाट किसको बोला गया है, तो ये है कुसमी, कुसमी पाठ, है ना। याद रखिएगा किसको बोला गया है, कुसमी पाठ। और एक है आपका क्या, मैन पाठ। ठीक है, तो याद रखना है पूरे पाठ प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, निचली पाठ, ऊंची पाठ, और या इसी को निचली ना बोल के और क्या बोलते हैं, निम्न पाठ। ध्यान में रखिए कई सारे शब्द यूज करते हैं, निम्न पाठ भी बोल दिया जाता है, निम्न क्षेत्र भी बोल दिया जाता है, उच्च पाठ, ऊंची क्षेत्र, उच्च भूमि, ऐसा भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पाठ प्रदेश की। अगर मैं बात करूंगा यहाँ कौन से चट्टान मिलेंगे, कौन सा चट्टान मिलता है, कौन सा चट्टान है, दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप में कौन सा खनिज मिलेगा, कौन सा खनिज मिलेगा, तो बॉक्साइट खनिज मिलेगा। याद रखिएगा इसमें क्या मिलेगा, बॉक्साइट खनिज मिलता है। ठीक है, यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ की मृदा कैसी है जी, हाँ मृदा कैसी है, एक तो कुछ क्षेत्रों में क्या मिलेगा, लाल पीली मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा, लेटेराइट। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, लेटेराइट। ध्यान में रखिएगा कुछ जगह में लाल पीली मिलेगा और कुछ जगह में क्या मिलेगा, लेटेराइट मृदा मिलेगा। ठीक है, इसी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है। इसी क्षेत्र में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है ये, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र। और सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में हमारा क्या आता है, एक जिला आता है, और उस जिला का नाम क्या है, उस जिला का नाम क्या है, जसपुर। उस जिला का नाम क्या है, जसपुर। तो पूरे छत्तीसगढ़ में
इसी भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। और उस वर्षा क्षेत्र का नाम क्या है, उस जिला का नाम क्या है, जसपुर है। और कितना वर्षा होता है, 172 सेंटीमीटर। याद रखेगा वर्षा कितना होता है यहाँ, तो 172 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तो याद रखेगा सबसे ज्यादा वर्षा कौन से पार्ट में मिलेगा, तो आपको याद रखना जसपुर पार्ट में मिलेगा। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, जसपुर पार्ट में होता है। कितना, 172 सेंटीमीटर तक का यहाँ वर्षा होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमें पहाड़ प्रदेश के बारे में ध्यान में रखना है। यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की अगर जलवायु की बात करेंगे तो सभी जगह की जलवायु लगभग आपको क्या मिलेगा, उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र जलवायु। यहाँ की जलवायु क्या, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। तो याद रखना है बघेलखंड के पठार की भी जलवायु क्या है, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु। अच्छा मुझे बताइएगा इस पहाड़ प्रदेश का ढाल किस दिशा में है, कौन सी दिशा में है। यहाँ की एक बड़ी नदी है जिसे हम बोलते हैं ईब नदी। इस पहाड़ प्रदेश से एक सबसे बड़ी नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, ईब नदी। और ईब नदी का ढाल किस दिशा में है, दक्षिण की ओर है ना। तो याद रखेगा इसका ढाल कहां बताना है, दक्षिण में। इसका ढाल कहां बताना है, दक्षिण या दक्षिण पूर्व। ध्यान में रखिएगा दक्षिण भी बता सकते हैं और दक्षिण पूर्व भी बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका है ना, क्योंकि यहाँ कौन सी नदी बह रही है, प्रमुख नदी क्या है यहाँ की, प्रमुख नदी। ठीक है, लिख लेना ईब व मैनी। ईब व मैनी यहाँ की क्या है, प्रमुख नदी है। इस भौतिक संरचना में दो प्रमुख नदी बहती है जिसका नाम क्या है, ईब व मैनी है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पूरा क्या करेंगे, रिसर्च करें, रिसर्च फिर। ठीक है, अभी तो कुछ चालू ही नहीं किया है, अभी मेन काम तो चालू है। ये तो सब किताब में आपको देखने को मिलेगा और सब लगभग पढ़ चुके इतनी बातों को। ठीक है, मेन कहानी तो अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या, इसका संरचना देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, ये है आपका क्या, ये क्या है जी, ये क्या है, कुसमी पाठ। ये क्या है, कुसमी पाठ, या इसी को और किस नाम से जाना जाता है, सामरी पाठ के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा कुसमी पाठ या सामरी पाठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पे बनाइएगा आप लोग क्या, ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका क्या, जसपुर पाठ। ये क्या है आपका, जसपुर पाठ है। ध्यान में रखिएगा जसपुर पाठ है। यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे इस पूरे क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, मैन पार्ट मिलेगा। यहां क्या मिलेगा, मैन पार्ट मिलेगा। तो ध्यान में रखना है ना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए जरूरत है। देखिए ये क्या है आपका, कुसमी या सामरी पाठ। कुसमी या सामरी पाठ का विस्तार कहां है, तो याद रखना एक तो इसका विस्तार बलरामपुर में है, इसका विस्तार कहां है, बलरामपुर में है। और दूसरा कहां है, जसपुर में है। और कहां है, जसपुर में। जसपुर के कौन से क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम। जसपुर के कौन से क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो भौतिक संरचना है उसका नाम है क्या, खुड़िया पठार। तो याद रखेगा खुड़िया पठार किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है वो, कुसमी सामरी पाठ का हिस्सा है। कहां पास है खुड़िया पठार, ये है आपका क्या, खुड़िया पठार। ध्यान में रखेंगे ये खुड़िया पठार है और ये पूरा क्या है, जसपुर पाठ प्रदेश है। और खुड़िया कहां मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, जसपुर के कौन से दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है। जसपुर के कौन से दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है। और ये खुड़िया पठार किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, कुसमी पाठ का। अगर कुसमी पाठ को अध्ययन करेंगे तो इसे दो भागों में बांटा गया है ना। इसके पूर्वी हिस्से को क्या बोला गया है, ये पूर्वी हिस्सा है। पूर्वी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है क्या, जमीर पाठ। ध्यान में रखिएगा एग्जाम में प्रश्न पूछा है भाई, ध्यान में रखना, इसलिए मैं पूरा दिशा बता रहा हूं। पूर्वी है ना, कुसमी के या सामरी पाठ के पूर्वी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, जमीर पाठ। जबकि इसके पश्चिमी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, किस क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लहसन पाठ। क्या बोला जाता है, लहसन पाठ कहा जाता है। अगर मैं बात करूंगा इसके दक्षिण में कौन सा पाठ है, तो वो क्या है, इसके दक्षिण में कौन सा पाठ है, जारंग पाठ। याद रखेगा सामरी पाठ के दक्षिण में कौन सा पाठ प्रदेश है, तो कौन सा पाठ प्रदेश है, जारंग पाठ प्रदेश है। ध्यान में रहेगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक चीज बताया था, यहीं से क्या बहती है, एक नदी बहती है, उत्तर दिशा में एक नदी बहती है ना। यहां से एक नदी जाएगी और ये इसको पार करते हुए चले जाती है। इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा कौन सी नदी है ये,
कौन सी नदी है? कन्हार नदी है। अगर मैं बोलूंगा कन्हार नदी किन दो पाट प्रदेशों के बीच से होकर गुजरती है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जमीर पाट और लहसन पाट। तो याद रखना है कन्हार नदी किन दो पाट प्रदेशों के बीचों से होकर गुजरती है, या बोल सकते किन दो पाटों को अलग करती है कन्हार नदी, तो वो कौन से पाट है? लहसन पाट और जमीर पाट। बता सकते हैं? तो याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, है ना। कन्हार नदी लिख लीजिएगा, जमीर व लहसन पाट को क्या करती है? पाट को अलग करती है, अलग करती है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब मैं बात करूंगा, एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था, इसको पूर्व से पश्चिम क्या करना है? अरेंज करना है। तो मुझे बताइए सबसे पूर्व में क्या बताएंगे आप? सबसे पूर्व में क्या दिख रहा है? जमीर पाठ। सबसे पूर्व में क्या है? जमीर पाठ। ठीक है, जमीर पाठ। जमीर पाठ से पहले क्या बताना है? इसके बाद क्या मिलेगा आपको? जारंग पाठ। जारंग पाठ के पहले क्या मिलता है? जसपुर पाठ। जसपुर पाठ। और जसपुर पाठ से पहले क्या बताना है आपको? मैन पाठ। क्या बताना है? मैन पाठ। अगर यही पश्चिम से बोलेगा तो ये दिशा फॉलो कर लेना, पश्चिम से पूर्व अरेंज कीजिए बोलेगा तो आपको ये दिशा फॉलो कर लेना है। ठीक है, क्लियर। मैन पाठ, जसपुर, जारंग और जमीर पाठ। तो लिख सकते हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पूर्व विस्तार, पश्चिम से पूर्व विस्तार। तो आप लोग बताइए सबसे पहले क्या आएगा? मैन पार्ट। फिर किसको लेना है? जारंग पार्ट को। देखो ये जारंग पहले टच कर देगा, जारंग पहले टच कर देगा, तो जारंग पहले आएगा, सॉरी पहले कौन टच कर देगा? जसपुर। जसपुर के बाद कौन आएगा? जारंग। जारंग के बाद आपको किसको बताना है? जमीर पार्ट को बताना है। और जारंग के ऊपर में ही क्या है? लहसन पाठ है। जारंग के ऊपर में ही क्या है? लहसन पाठ है। और इसी लहसन पाठ में इस पूरे छत्तीसगढ़ की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? ऊंची चोटी। ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? गौरलाटा। तो याद रखिएगा गौरलाटा कहां स्थित है? या तो गौरलाटा का आंसर बताना है कुसमी या सामरी पार्ट में स्थित है। दूसरा बताना है गौरलाटा अगर बात करेंगे कौन से पार्ट में है, और ऑप्शन में अगर कुसमी सामरी नहीं दिया तो क्या मिलेगा? लहसन पार्ट। कितना है गौरलाटा की ऊंचाई? 12-25 मीटर। पर कुछ किताबों में कुछ और सोर्स आया है, नंदीराज सुने हो? कुछ किताबों ने यह भी बताया है कि उसकी ऊंचाई 13-10 मीटर है। 13, ठीक है, 12-10 तो हम लोग लिखते हैं, पर कुछ किताब 13-90 मीटर, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, हो सकता है त्रुटिवश लिखा हो, है ना। अभी इस पर हम लोग उतना चर्चा नहीं कर पाएंगे, फिलहाल अभी लिखेंगे 12-25 मीटर गौरलाटा ही पूरा छत्तीसगढ़ की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और अगर मैं बोलूंगा इसीलिए कुसमी को क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? ऊंची पाठ, है ना। अब कुसमी को ऊंची पाठ क्यों कहा जाता है? मतलब मैं बात करूंगा अगर कुसमी की, तो कुसमी में क्या क्या पाठ आएगा? जमीर पाठ, लहसन पाठ, जारंग पाठ और खुड़िया। ये सब किसका हिस्सा है? कुसमी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इतना कर लेंगे, दिशा विशा बता देंगे यहां से पूरा कहां कहां क्षेत्र में स्थित है। खुड़िया पठार जसपुर के कौन से दिशा में है? तो कौन सा दिशा है? कौन सा दिशा है ये? कौन सा दिशा है? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है खुड़िया पठार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्या? कुसमी या सामरी पाठ। ठीक है, कुसमी या सामरी पाठ। ठीक, कर लेंगे। तो बहुत आसान है, बेहद आसान है ना। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? कुसमी या सामरी पाठ। कुसमी या सामरी पाठ, क्या क्या जानकारी रखना है कुसमी या सामरी पाठ के बारे में? सबसे पहले याद रखिएगा इसका क्या? विस्तार। इसका क्या याद रखना है? विस्तार। विस्तार कहां कहां है? कहां कहां है जी? एक कहां है? बलरामपुर के कौन से तहसील में? बलरामपुर के कौन सा तहसील? बलरामपुर के कुसमी में इसका पूरा क्या है? विस्तार है। इसके अलावा जसपुर के कौन से भाग में? जसपुर का कौन सा भाग? उत्तर पश्चिम भाग। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित क्या? क्या जी? क्या स्थित है? खुड़िया पठार। क्या स्थित है? खुड़िया पठार। तो याद रखेगा ये किसका भाग है? कुसमी या सामरी पाठ प्रदेश का भाग है। अब मैं आपको एक चित्र बनाता हूं, ये है हमारा क्या? कुसमी सामरी पाठ। ये है हमारा क्या? जसपुर पाठ। याद रखिएगा यहां पे क्या है? तीव्र ढाल है। यहां पे क्या है? तीव्र ढाल है दोनों के बीच में, याद रखना है ना।
ये है आपका क्या, कुसमी पाठ। ये है आपका क्या, कुसमी सामरी पाठ, कुसमी सामरी पाठ। और ये क्या है, जसपुर पाठ है। ये क्या है, जसपुर पाठ है। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीच या नीच घाट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उच्च घाट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उच्च घाट कहते हैं या ऊंचा क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इसका भी क्या है, कारण है। इसका भी क्या है, कारण है। चलिए ध्यान में रखिएगा, अगर बात करेंगे इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर से क्या है, कम है। 600 मीटर से क्या है, कम है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, नीच घाट कहा गया है। जबकि कुसमी की बात करेंगे, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर से क्या है, 600 मीटर से क्या है, अधिक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, ऊंची घाट कहा गया। और इन दोनों के बीच में क्या है, तीव्र ढाल है। ठीक है, तो ये पहाड़ है भाई, पहाड़ के नीचे में ढाल ही होगा ना, दोनों तरफ का तीव्र क्या मिलेगा, ढाल मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। उच्च घाट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 600 मीटर से अधिक है ना। जसपुर को नीच घाट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 600 मीटर से कम है। ठीक है, ये संरचनाएं को बिल्कुल ध्यान में रखना। इसीलिए कुसमी या सामरी पाठ को किस नाम से जाना जाता है, निम्न सॉरी ऊंची या है ना, ऊंची घाट भी बोलते हैं, ऊंची क्या बोलते हैं, पहाड़ भी बोलते हैं, या ऊंचा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ध्यान में रखेगा, कुसमी या सामरी पाठ को क्यों क्या बोला जाता है, ऊंची घाट पाठ क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी कुसमी सामरी पाठ में अगर बात करेंगे, है ना, कितने भागों में है ये, कितने भाग में है, तो इसका बना लेंगे भाई। बनाने की जरूरत नहीं है, बता तो दिया हूं इसमें, है ना। ये कल यहां पास लिख लेना। ठीक है, इसके कितने भाग है, तो लिख सकते हैं इसको। पश्चिम में क्या लिखेंगे, पश्चिम में क्या है, लहसन पाठ। पश्चिम में क्या है, लहसन पाठ। पूर्व में क्या है, जमीर पाठ। पूर्व में क्या है, जमीर पाठ। और जमीर पाठ में कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, बॉक्साइट का खनिज पाया जाता है। इसीलिए जमीर पाठ को और क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बॉक्साइट का मैदान। क्या कहा जाता है, बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लहसन पाठ, लहसन पाठ में क्या है, क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ऊंची चोटी क्या नाम है, क्या नाम है, गौर लाटा। क्या नाम है, गौर लाटा। कितना है, 1229 मीटर। कितना है, 1229 मीटर, सॉरी 1225 मीटर। ठीक है, मैं देख रहा था आप लोग को याद है कि नहीं है। ठीक है, चेक करना पड़ता है बीच बीच में। ठीक है, 1225 मीटर, क्लियर। ठीक है, चलिए अब इसी में एक और क्षेत्र है, क्या, इसी का एक और क्षेत्र जिसे क्या कहते हैं हम लोग, खुड़िया पठार, जिसे हम क्या कहते हैं, खुड़िया पठार। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में, खुड़िया पठार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया लहसन पाठ क्या है, जमीर पाठ क्या है। अब बात करेंगे किसके बारे में, खुड़िया पठार। ये सब अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुसमी पाठ। क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, कुसमी पाठ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको होना चाहिए कुसमी या सामरी पाठ प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलिए हेलो, ठीक है। हाँ, क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, खुड़िया पठार, खुड़िया पठार। ठीक है, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है जी, जसपुर के कहाँ, जसपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पश्चिम में क्या है, स्थित है, ध्यान में रखिएगा। यहीं से खुड़िया पठार से क्या निकलेगा आपको, खुड़िया पठार में कौन सा गांव है, गीधा धोधी। कौन सा गांव है, गीधा धोधी गांव है। इसी गीधा धोधी गांव में कौन सी चोटी है, बखोना चोटी है। कौन सी चोटी है, बखोना चोटी है। और इसी बखोना चोटी से कौन सा नदी निकलता है, कन्हार नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। कन्हार नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। अब मैं बात करूंगा खोड़िया पठार में, है ना, ये तो पठार है, इसी पठार के बीच में क्या है, कुछ कुछ उच्चावच भी मिलेगा। क्या मिलेगा, कुछ कुछ उच्चावच भी मिलेगा, पहाड़ मिलेंगे। तो जैसे मैंने बता दिया, ये क्या है, हमारा क्या है, खुड़िया का पठार। ये क्या है, खुड़िया का पठार है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
अब ये मान के चले खुड़िया का पठार है, तो यहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ एक पहाड़ी मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पंडरा, क्या मिलता है, पंडरा पाट मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, पंडरा पाट मिलता है। तो याद रखिएगा खुड़िया पठार के कौन सी दिशा है ये, उत्तर पूर्व में क्या मिलता है आपका, पंडरा पाट मिलता है। और यहाँ बहुत सारे क्या है, उच्चावच भी पाए जाते हैं। चलिए सबका नाम देख लेते हैं। ये है आपका पंडरा पाट, ये है आपका क्या, बुरजूडीह। क्या नाम है, बुरजूडीह। इस पहाड़ी का नाम क्या है, बुरजूडीह, याद रहेगा। तो बुरजूडीह कहाँ है, कौन से जिला में है, खुड़िया पठार कहाँ है, ये पूरे किसकी बात कर रहा है, जसपुर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जसपुर की। तो बुरजूडीह कहाँ है, बुरजूडीह, यहीं पे आपके कौन सा पहाड़ मिलेगा, सुलेमा की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ मिलेगा, सुलेमा की पहाड़ी। यहीं पे कौन सा पहाड़ मिलेगा, भंवर पहाड़। यहाँ पे कौन सा मिलेगा, भंवर पहाड़। और कौन सा है, तेंदुपाट। और कौन सा है, तेंदुपाट। ये सभी उच्चावच कहाँ पाया जाता है, जसपुर जिला के खुड़िया पठार के आसपास इसका क्या मिलेगा, आपको विस्तार मिलेगा। सभी की ऊंचाई भी बता देता हूं मैं, सभी की ऊंचाई भी पढ़ लेते हैं। चलिए पंडरा पाट की ऊंचाई कितनी है, 11-23 मीटर। पंडरा पाट की ऊंचाई कितनी है, 11-23 मीटर। बुरजूडीह की ऊंचाई कितनी है, 11-23.5 मीटर है। सुलेमा की ऊंचाई कितनी है, 11-18 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 11-18 मीटर है। भंवर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो भंवर पहाड़ी की ऊंचाई है आपका 138 है ना, 1038 मीटर है। तेंदुपाट की ऊंचाई कितनी है, 1028 मीटर है। और ये सब कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, जसपुर जिला में स्थित है। खुड़िया पठार के आसपास इस भौतिक उच्चावच का क्या मिलेगा, विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा पहाड़ी बताया मैंने, कौन कौन सा बताया, पंडरा पाट, ये कौन सा है, बुरजूडीह, फिर पंडरा पाट की ऊंचाई कितनी है, बुरजूडीह की ऊंचाई, सुलेमा की ऊंचाई 11, भंवर पहाड़ी की ऊंचाई, तेंदुपाट की ऊंचाई 10, 28। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पूरी जानकारी रखनी है। ये हमारा कुसमी पाठ यहाँ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगला पाठ कौन सा है, जसपुर पाठ। अगला पाठ कौन सा है, जसपुर पाठ प्रदेश। जसपुर पाठ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, नीच घाट, निम्न घाट या निम्न पाठ प्रदेश। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग क्या, ठीक है, जसपुर पाठ प्रदेश, जसपुर पाठ प्रदेश। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसका विस्तार कहाँ है, विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ बताएंगे, जसपुर जिला में। कहाँ है विस्तार, जसपुर जिला में है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर से क्या है, कम है। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर से कम क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे निम्न घाट या नीच घाट के नाम से जाना जाता है। निम्न घाट या नीच घाट कहते हैं इसको, ध्यान में रखेगा। और ये भौतिक प्रदेश का, इस भौतिक प्रदेश का कौन सा, पाठ प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा है। और साथ ही साथ क्या है, सबसे बड़ा व चौड़ा पाठ प्रदेश है। याद रखिएगा सबसे बड़ा पाठ प्रदेश कौन है, जसपुर पाठ प्रदेश है। सबसे चौड़ा पाठ प्रदेश कौन है, तो जसपुर पाठ प्रदेश है। ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसी पाठ प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, उच्चावच मिलेगा। इसी पाठ प्रदेश में क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे उच्चावच मिलेंगे। उच्चावच का मतलब क्या आता है, उच्चावच का मतलब होता है पर्वत, पठार और पहाड़। पर्वत, पठार, पहाड़ की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या उच्चावच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ऐसे मैप बना लीजिएगा। ये है आपका क्या, जसपुर, ये है आपका क्या, जसपुर। चलिए देखते हैं यहाँ कौन कौन सी पहाड़ी मिलती है। तो 2-4 पहाड़ का नाम मैं बता चुका हूँ, याद कीजिए, चट्टान पढ़ा रहा था तब बता दिया था ना। ठीक है, चलिए लिखते जाना है। एक है यहाँ पे क्या, आप है ना एग्जाम में आया था, कौन सा पहाड़, मधेश्वर पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी, मधेश्वर पहाड़ी। इसी मधेश्वर पहाड़ी में क्या मिलेगा, एक गुफा भी है। इसी मधेश्वर पहाड़ी में क्या है, एक गुफा भी मिलेगा आपको, है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा याद रखेंगे, यहाँ पे क्या है, एक है क्या, माखला की पहाड़ी, मोखला पहाड़ी। एक है क्या, मोखला पहाड़ी है। एक है आपका क्या, कोसंगा पहाड़ी। एक है आपका क्या, कोसंगा पहाड़ी है ना। एक यहाँ पे आपको मिलेगा क्या,
यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, एक मिलेगा कटिंग, पत्थल गांव लिख लीजिए, पत्थल गांव, पत्थल गांव का, पत्थल गांव की पहाड़ी है, पत्थल गांव की पहाड़ी है। एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा करील डोंगर, एक आपको मिलेगा क्या, करील डोंगर। तो ये सभी के सभी पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, कौन से भौतिक संरचना में है, जसपुर पाट प्रदेश में। क्या क्या बताया मैंने, मधेश्वर की पहाड़ी, मोखला की पहाड़ी, मोखला या माखला भी बोलते हैं इसको, और क्या बोला जाता है, कोसंगा, पत्थलगांव और करील डोंगर। जब मैं चट्टान पढ़ा रहा था मैंने यहाँ पे कुछ और पहाड़ बताए थे, बताया था यहाँ पे कुछ पहाड़, क्या क्या पहाड़ बताया था, याद कीजिए, क्या क्या पहाड़ बताया था। एक पहाड़ मिलेगा क्या, कदरमा की पहाड़ी, एक पहाड़ी क्या मिलेगा, कदरमा की पहाड़ी मिलेगा। एक पहाड़ी मिलेगा आपको क्या, टूटा, बताया था ना, टूटा पानी की पहाड़ी। एक पहाड़ी मिलेगा क्या, गढ़ पहाड़ मिलेगा। एक पहाड़ मिलेगा क्या, मड़वा पहाड़ मिलेगा। और क्या मिलेगा, मड़वा पहाड़। और ये सभी के सभी क्षेत्र किस लिए जाना जाता था, बलुआ पत्थर और लौह युक्त चट्टान के लिए क्या किया जाता था, जाना जाता है। तो लिख सकते हैं बलुआ पत्थर, कुछ जगह पे बलुआ पत्थर मिलेंगे और कुछ जगह पे क्या मिलेगा, लौह युक्त चट्टान मिलेंगे। बलुआ पत्थर और लौह युक्त चट्टान के लिए ये जाना जाता है। कौन सा, कदरमा, टूटा पानी, गढ़ पहाड़ी और मड़वा पहाड़। ठीक है, याद रख लेंगे। कैसे याद रखना, बहुत सिंपल, कुछ कहानी बना लो, है ना। मड़वा को गढ़ना है ना, तो कद से वो क्या हो गया, टूट गया, ऐसे कुछ बना लो भाई। मड़वा है, ये मड़वा को गढ़ रहे थे हम लोग, है ना, किसी ने अपने कद से क्या मार दिया, लात मार दिया, तो क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, हाँ, मैं नाचा नाच रहे थे उस टाइम क्या हो गया, टूट गया, पैर पड़ गया, तो है ना। तो ऐसे कुछ कहानी बना लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, मड़वा को गढ़ रहे थे, गढ़ना मतलब बनाना, मड़वा को बना रहे थे, किसी ने लात मारा तो क्या हो गया, है ना, कद मार, लात मत लिखना, कद मारा तो टूट गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पहाड़ के नाम भी आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है, इतनी सारी भौतिक संरचनाओं के बारे में आपको पूरा विस्तृत क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसी पाठ प्रदेश में एक घाटी भी है जिसे बोला जाता है क्या, लोरो घाटी, है ना। इसी याद रखना है, इसी पाठ प्रदेश में क्या मिलेगा आपको, एक घाटी मिलेगा जिसे बोला जाता है क्या, लोरो घाटी। और लोरो घाटी किस लिए जाना जाता है, इसे क्या बोला जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है। तो याद रखना है ना। जसपुर पाठ प्रदेश में एक घाटी का भी विस्तार है जिसे लोरो घाटी के नाम से जाना जाता है, और लोरो घाटी को क्या बोला जाता है, फूलों की घाटी। अब क्यों बोलते हैं, है? फूल दिखता है जी चारों तरफ, मस्त खड़े रहोगे ना चारों तरफ ये फूल ही फूल दिखेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, फूल घाटी। ज्यादा हर जगह एकदम स्पेशल चीज नहीं होता है, कुछ जगह पर सामान्य नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट कौन सा है, अगला पार्ट कौन सा है, मैन पार्ट। अगला पार्ट कौन सा है, मैन पार्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मैन पार्ट की बात करेंगे तो मैन पार्ट का विस्तार कहाँ है, कहाँ है इसका विस्तार, इसका विस्तार कहाँ है, कहाँ है जी, सरगुजा, सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा पूर्व में है, सरगुजा के कौन सी दिशा में है, पूर्वी क्षेत्र में इसका क्या मिलेगा, विस्तार, दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूंगा मैन पार्ट के बारे में, ठीक है, ऊंचाई कितनी है मैन पार्ट की, मैन पार्ट की ऊंचाई कितनी है, 1152 मीटर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैन पार्ट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1152 मीटर है। ठीक है, मैन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है ये, किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा खनिज पाया जाता है, बॉक्साइट की, क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। इसी मैन पार्ट से कौन सी नदी का उद्गम होता है, मान नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, मान नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और इसी मान नदी में क्या है, एक जलप्रपात है, क्या नाम है, सरभंजा जलप्रपात, है ना, सरभंजा जलप्रपात इसी मान नदी में मैन पाट में स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा मान नदी का, तो मान नदी का विस्तार कितने किलोमीटर तक फैला है, ये कितने किलोमीटर तक बहता है, प्रवाह बताइए, 155 किलोमीटर। तो याद रखेगा मान नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है, 155 किलोमीटर। याद रखना बेहद आसान है, देखो कैसे याद करते तरीका भी बताऊंगा मैं। जैसे आपने पढ़ा, ऊपर में क्या ले गए, कन्हार, और क्या ले गए, रिहंद, नीचे में क्या ले गए हम लोग, क्या ले गए, मांड। ये कितना, 115, ये कितना, 145, ये कितना, 155। बहुत आसान, 115 किलोमीटर, 145 किलोमीटर,
55 किलोमीटर। सब में 5 5 आ रहा है, आ रहा है ना। तो ऐसे बढ़ते क्रम में आप बना लीजिए भाई, ऐसे बढ़ते क्रम में याद रखना भी बेहद क्या है, आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेन पार्ट क्या है, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का क्या, सबसे सबसे ठंडा स्थल है, सबसे ठंडा स्थल है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला। छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है, शिमला कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहाँ है ना 1962 में कुछ घटनाक्रम हुआ था। क्या हुआ था, तिब्बतियों को, तिब्बती शरणार्थियों को क्या किया गया था, बसाया गया था। तिब्बती शरणार्थियों को यहीं क्यों बसाया गया था, हा? जैसे आप पखांजूर में पढ़ेंगे, जैसे आप पखांजूर में पढ़ेंगे, पखांजूर में किसको बसाया गया है, पखांजूर नारायणपुर क्षेत्र में किसको बसाया गया है? बांग्लादेशी, है ना, ध्यान में रखिएगा। अब तिब्बत क्या है, तिब्बत एक ठंडा वातावरण है, तिब्बत क्या है, ठंडा वातावरण है हिमालय पर्वत की वजह से। और छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, कौन सा है, मैन पाट, इसीलिए यहाँ इनको क्या किया गया है, बसाया गया है। ठीक है, यहाँ किसकी खेती प्रसिद्ध है, यहाँ किसकी खेती प्रसिद्ध है, मूसली की खेती। किसकी खेती प्रसिद्ध है, मूसली की खेती प्रसिद्ध है। क्या बनता है मूसली से, है? क्या बनता है, आटा, है ना, है ना, मैदा, मैदा जो बोलते हैं ना, यहाँ मूसली से मैदा क्या बनता है, मैदा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गेहूं से भी बनता है मैदा, ठीक है, गेहूं से भी बनता है मैदा और इससे भी बनता है मैदा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए मेन पार्ट में बहुत सारे क्या है, बहुत सारे क्या है, पर्यटन स्थल है। बता सकते हैं कौन कौन से पर्यटन स्थल है, हाँ हाँ, चलिए तो दो चार नाम आप जरूर लिख लीजिएगा, है ना। ये आप लोगों का क्या है जी, होमवर्क है। कम से कम 8 पर्यटन लिखना है आपको। 4 5 तो क्या है, पॉइंट है, मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, है ना, इको हिल्स, है ना, ध्यान में रखिएगा। और इसी क्षेत्र में एक इको टूरिज्म क्षेत्र बनाया जाता है ना। कौन सी पहाड़ी में, कौन सी पहाड़ी में, पिलका पहाड़ी। सरगुजा में एक पहाड़ी है पिलका पहाड़ी, याद रखिएगा, पिलखा पहाड़ी। और इसी पहाड़ी को, ये इस है ना, इसी पहाड़ी को किस रूप में विकसित किया जाता है, इको टूरिस्ट के रूप में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। कहाँ है ये, कहाँ है ये, सरगुजा में स्थित है। तो ये अलग से पॉइंट नोट कर लेना, सरगुजा में एक पिलखा पहाड़ी है और उसी पिलखा पहाड़ से क्या दिखता है, पूरा नज़ारे दिखते, बहुत अच्छे नज़ारा दिखता है, इसीलिए इसको क्या किया जा रहा है, इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, मेन पार्ट। ये आप लोग का होमवर्क का है। मुझे कल मैं पूछूंगा कि यहाँ कौन कौन से पर्यटन स्थल है, ये तो कर लेंगे ना, पर्यटन स्थल। ठीक है, उल्टा पानी है कि नहीं है, दिख गए हो, ठीक, जाएंगे एक आध दिन, नौकरी वोकरी लगेगा ना तो आप लोग को लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक, कर सकते हैं यहाँ तक, क्या बोल रहे हो, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक, चलते हैं। सबसे अच्छा मौसम होता है अभी का, है ना, मस्त ठंडी ठंडी जाओ, है ना, आनंद लो। ठीक है, तो मैन पार्ट घूमने जरूर जाना भाई, एक बार तो जरूर विजिट कर लेना, मैं भी जा चुका हूँ, है ना। हम तो वही गए थे शादी के बाद घूमने, मैन पार्ट सबसे ठंडा छत्तीसगढ़ का। हम दूसरे को पैसा दे जी, पैसा क्यों हम दूसरों को दे, अपने छत्तीसगढ़ जिंदाबाद, है ना, जय जोहार छत्तीसगढ़ है। तो शादी के बाद तो हम वही गए थे, सबसे ठंडा बढ़िया बढ़िया है जगह करके। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। ठीक है, तो ये है आज की पूरी कहानी। थोड़ा बहुत हम लोग अभी क्या कर लेते, 10 मिनट कुछ क्वेश्चन बना के देख लेते, कर ले क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।